नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वामी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के भागावास पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अलग अलग वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर के लिए आया हूँ आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक राष्ट्रपति। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। भारत सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका ये वो अंग होता है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाता है। वो अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाता है वो कार्यपालिका होती है। और कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है संवैधानिक, जो संविधान के अनुसार मुख्य कार्यपालिका है, लेकिन वो नाम मात्र की होती है, यानी कि कोई भी डिसीजन उसके द्वारा लिए नहीं जाते, केवल उसके नाम से लिए जाते हैं। और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका, जो वास्तव में उन सभी कार्यों को लागू करने का कार्य करती है। तो भारत में राष्ट्रपति, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति और राज्य सरकार में राज्यपाल, ये ऐसे संवैधानिक पद हैं जो संवैधानिक कार्यपालिका का कार्य करते हैं। यानी कि ये केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ये किसी नियम को खुद नहीं बनाते, केवल संसद या विधानसभा द्वारा बनाए हुए नियमों को पालन करने का आदेश देते हैं, उनको लागू करवाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उन दोनों की जो अपनी अपनी मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। शासन के जितने भी कार्य होते हैं वो इन्हीं के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका है, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि संघ जितने भी कार्य करेगा वो राष्ट्रपति के नाम से करेगा, अर्थात राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, खुद नहीं करता। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद इसकी सहायता से राष्ट्रपति देश का शासन संचालित करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसको एक परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और उसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ की कार्यपालिका की अपन बात करें तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये सब शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये संघ की कार्यपालिका के अंग होते हैं। और इस चीज का उल्लेख संविधान के भाग 5 में जो संघ सरकार से संबंधित है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, वहां अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक यहां पर इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक हमारे संघ की कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है केवल राष्ट्रपति, तो हम केवल राष्ट्रपति को पढ़ेंगे और संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद हैं उनको याद करने के लिए मैं ट्रिक लेकर के आया हूं। आप इसकी सहायता से बिना गलती किए ये याद रख सकते हैं। ट्रिक है पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, इसको आप याद करें। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। ये 52 से लेकर के 61 तक के अनुच्छेदों का क्रम से वर्णन है। 52 से लेकर के 61 तक। यहाँ पर पै का अर्थ होगा
पद यानी कि राष्ट्रपति का एक पद होता है, ये आता है अनुच्छेद 52। तो आपको एक अनुच्छेदों का क्रम याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें 52 से 61 तक आपके क्रमशः है, कंटिन्यू है। तो पै से बनेगा पद, फिर का से बनेगा कार्यकारी शक्ति यानी कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चू से बनेगा चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव करने का जो निर्वाचक मंडल होता है वो कौन कौन होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, ये आता है अनुच्छेद 54 में। नरी से आपका बनेगा निर्वाचन यानी कि निर्वाचन की विधि कैसे है, राष्ट्रपति का चयन किया कैसे जाता है। का से मतलब है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है, यह आएगा 56 में। पुनः से मतलब आएगा पुनः निर्वाचन यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यह आएगा अनुच्छेद 57 में। फिर योग से बनेगा योग्यता 58, शर्त से शर्तें, राष्ट्रपति की शर्तें, यह आपके आ जाएगा 59। शपथ में यानी कि राष्ट्रपति की शपथ, ये 60 में। और महाभियोग यानी कि महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, यह आएगा 61 में। तो इसको आप याद रखेंगे, पका, चुनरी का पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग। पै से पद, का से कार्यकारी शक्ति, चू से चुनाव निर्वाचक मंडल, नरी से निर्वाचन की विधि, का से कार्यकाल, पुनः से पुनः निर्वाचन, योग से योग्यता, शर्त से शर्तें, शपथ से शपथ और महाभियोग से महाभियोग। साथ ही ये याद रखना है कि ये सभी क्रम से 52 से लेकर के 61 तक के अनुच्छेद हैं। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी, तो इसको आप याद करें। अब हम इसको एक एक अनुच्छेद को विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 52 ये पैसे आता है यानी इसका अनुसार राष्ट्रपति होगा, एक पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 इसके अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति के नाम से कार्य होता है। अनुच्छेद 54 इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल करेगा। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बस इस बात को याद रखें, केवल निर्वाचित, वो लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के होते हैं। मुख्य बात है 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल कर लिया गया था। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। तो याद रखेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य ही इसके चुनाव में भाग लेंगे। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक आवश्यक हैं और 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। इसके बाद अनुच्छेद 55 इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। याद रखना है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसको थॉमस हेयर पद्धति कहते हैं या एंड्रे पद्धति भी इसको कहते हैं। थॉमस हेयर पद्धति या एंड्रे पद्धति इसको कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर से इस बात को ध्यान रखना है, केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्य यहां पर भाग नहीं लेंगे। जहां सांसद और विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है, यहां पर सांसदों के और विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अलग अलग है और लोकसभा सदस्यों की संख्या भी अलग अलग है, इसलिए सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए विधायक और सांसद के एक मत का मूल्य निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे ये मूल्य निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है, तो विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य की निकालनी है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो जिस राज्य के विधायक का मत का मूल्य निकालना है उस राज्य की कुल जनसंख्या और उसमें हम भाग देंगे उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की। निर्वाचित होने चाहिए, केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्यों का संख्या यहाँ पर नहीं ली जाएगी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या का उसमें भाग देंगे और उसको 1/1000 से गुणा करेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। यदि
1000 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है, अगर वो 500 से ज़्यादा आ जाता है, अगर 1000 से भाग देने के बाद जो शेष बचे वो 500 से ज़्यादा आ जाए तो प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि 1 उसके अंदर जोड़ दिया जाता है। यहाँ आपको याद रखना है, राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य 129 है। राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य 129 है। इसी तरीके से सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है, तो वो निकलता है निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या, निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या पूरे भारत की बटा संसद के निर्वाचित सदस्य। तो पूरे भारत में जितने भी विधायक हैं जो निर्वाचित हैं उनके मतों की संख्याएं जोड़ी जाती हैं और उसमें संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसकी संख्या का भाग दिया जाता है। इस तरीके से एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। और यहाँ पर याद रखना है, भारत में एक सांसद के मत का मूल्य वर्तमान में 708 है। तो याद रखें, राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य 129 है और भारत में एक सांसद के मत का मूल्य 708 है। 129 और 708। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56। इसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है। इसके बीच अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, या उसका अगर कोई पद का दुरुपयोग साबित होता है तो संसद उसको महाभियोग द्वारा हटा सकती है, लेकिन वैसे इसका कार्यकाल 5 साल रहता है। अनुच्छेद 57, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, यानी कि उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ये आता है हमारे अनुच्छेद 57 में, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, आयु 35 वर्ष। फिर वह लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो और वह दिवालिया न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो और पागल न हो। इसी तरीके से उसमें संसद सदस्य बनने के सभी योग्यताएं होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने की सभी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो पहला, राष्ट्रपति संसद या किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा, पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं होगी। एक बार उसने जिस वेतन पर कार्यभार ग्रहण किया है उसका उस कार्यकाल में वेतन कम नहीं किया जा सकता है। तो ये उसकी कुछ शर्तें हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति के शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में शामिल है। फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये अभी हाल ही एक एग्जाम में आया था कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले किसको देता है। तो इसका सही जवाब आएगा लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं होता है, यहाँ पर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए, यानी कि वो खत्म हो जाए, मर जाए, इस्तीफा दे दे, कुछ भी हो जाए, तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। और अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो उसके राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करता है। इसके बाद अनुच्छेद 61, इसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति पर एक तरीके से मुकदमा चलाया जाता है जो संसद में ही चलता है, और मुकदमे में अगर राष्ट्रपति दोषी साबित होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो यह मुकदमा चलाने के लिए 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष लिखित सूचना देता है।
14 दिन पहले राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष लिखित सूचना देता है, रिटर्न में देगा कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाने वाला है। यह प्रस्ताव संसद के एक सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा यानी 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाया जाता है वहां पर कम से कम 1/4 सदस्य उसके लिए सहमत होने चाहिए। उसके बाद उसको विशेष बहुमत से पारित भी किया जाता है। विशेष बहुमत से पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, जैसे कि अगर ये लोकसभा में आता है तो यहाँ पास होने के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाएगा, जहां दूसरे सदन में इसको 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। तो याद रखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो विधेयक है, वो प्रस्ताव है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उस सदन में उसको 1/4 सदस्यों द्वारा पारित करना पड़ता है और दूसरे सदन के द्वारा उसको 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक, इस शब्द पे ध्यान दें, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके काफी एग्जाम्स में आए हुए हैं और कंफ्यूज करते हैं। पॉइंट यह है कि विधानसभाओं के जो विधायक हैं, जो निर्वाचित विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जो निर्वाचित सदस्य हैं, लोक और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में उनका कोई योगदान नहीं होता है। महाभियोग में वो भाग नहीं लेते हैं। ये पहला पॉइंट था कि विधायक निर्वाचन में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर चलने वाले महाभियोग में वो भाग लेते हैं। तो याद रखें, विधायक निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन संसद के मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़े और उनको थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ा। एक बार फिर से मैं आपको ट्रिक याद दिला दूं, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। ये ट्रिक आप याद रखें, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। और ये क्रम से हैं 52 से लेकर के 61 तक, जहां पर पै से बनेगा पद, का से बनेगा कार्यकारी शक्ति, चू से आएगा चुनाव, नरी से निर्वाचन की विधि, का से कार्यकाल, पुनः से पुनः निर्वाचन, योग से योग्यता, शर्त से शर्तें, शपथ से शपथ और महाभियोग से महाभियोग।